गेहूं का आटा, दूध, पनीर पाकिस्तान श्रीलंका में 2 से 3 गुना रेट में पहुंच गया। इसीलिए भारत को बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ा। पाकिस्तान में इस समय 200 और श्रीलंका में 300 रुपए चुकाने के बाद भी गरीबों को दूध, दाल, रोटी तक नहीं मिल रही। भारत में भी केवल अफवाह के दम पर 2016 में 40 रुपए में मिलने वाले नमक का रेट काला बाजारियों ने 400 तक पहुंचा दिया था। रातों रात तो ऐसा होता नहीं कि कल तक भैंस 60 रुपए लीटर दूध दे रही थी, मगर अचानक से बोले मैं तो 500 रुपए लीटर का ही दूध दूंगी। आर्मी चीफ ने पहले ही अंदेशा जता दिया है कि ऐसी अफवाहों द्वारा अराजकता फैला देश को कमजोर किया जा सकता है। 2014 तक पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत तकरीबन वैसी ही व्यवस्था में चलता रहा जैसी अंग्रेज छोड़कर गए थे। बाहर से इसको नियंत्रण किया जा सकता था, मगर 2022 में भारत की स्थिति ऐसी इंडिपेंडेंट हो गई कि रूस, अमेरिका, तुर्की, यूरोप तक में महंगाई दर हमसे भी कहीं ज्यादा हो गई। सबसे बड़ा सच तो यह है कि पिछली सरकार की नीतियां अगर आगे बढ़ती तो आज पाकिस्तान, श्रीलंका की तरह आप और हम भी 200 रुपए किलो का अनाज खरीद रहे होते। श्रीलंका की गलतियों से हमें पता चला कि हमारे देश को हम काला बाजारियों के हाथों में आने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारत का रुपया और श्रीलंका का रुपया तकरीबन एक बराबर चलते रहे पिछले 70 सालों में। अचानक से श्रीलंका क्रैश हो गया, पाकिस्तान भी क्रैश हो गया। इसी करेंसी वाले ग्राफ में देखिए कि भारत ने यहां पर जीएसटी लगा दिया था, जबकि श्रीलंका अपने टैक्स कट करके जनता को खुश करने में लगा था। चीन की कंपनियों को फायदा देने के लिए कॉर्पोरेट पर टैक्स कम किया और जनता को खुश रखने के लिए जनता के भी टैक्स हटाए गए। पाकिस्तान में भी यही ड्रामा चल रहा था। इमरान खान विपक्ष की भूमिका नहीं अदा करके बोल रहा था टैक्स हटा दो, जबकि उन्हें खुद को पता था टैक्स हटा दिया गया तो देश चरमराकर गिर जाएगा। केवल सत्ता में आने के लिए विपक्ष ने टैक्स नहीं देना और उसका बहिष्कार करने की मुहिम चलाई और सरकार विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका, पाकिस्तान की तरह भारत के अंदर भी विपक्ष ने प्रेशर नहीं बनाया। यहां का विपक्ष भी इसी प्रकार से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाकर टैक्सों को खत्म करने के लिए चिल्लाता रहा। विपक्ष के दोगलेपन और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की हद यहां आपको दिख जाएगी कि यूपीए खुद 2006 में जीएसटी लेकर आई और 2010 तक उसे लगाना चाहती थी, मगर यह उस समय की बात है जब 4-6 घंटे अगर कोई नेता या ट्रेन लेट आती थी तो सब बोलते थे कि ऑन टाइम आया है। बहुत ही लचर व्यवस्था थी भारत की, कोई भी काम कर पाने में सरकार पॉसिबल ही नहीं थी। पूरे 4 साल तक तत्कालीन सरकार ने माथापच्ची की, मगर मोदी समेत कई अन्य मुख्यमंत्रियों ने जो पॉइंट उठाए उनका समाधान कर ही नहीं पाई। उस समय की सरकार चाहती थी कि जैसा का जैसा जीएसटी स्लैब अंग्रेजों के यहां चल रहा है वैसा का वैसा उठाकर भारत में एप्लीकेबल कर दो, मगर भारत के अंदर जो समस्याएं थी उसका समाधान उस समय की सरकार के पास नहीं था। जीएसटी के अंदर पुरानी सरकार अपने आप को फेल कर चुकी थी, मगर 2019 में यूपीए दोबारा कहती है कि भारत में जो अलग अलग स्लैब हैं उन सबको हटा दिया जाएगा, मतलब महंगी गाड़ी और गरीबों की रोटी पर एक सा टैक्स कर देंगे। अंग्रेजों की तरह जीएसटी भारत के अंदर नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए 4 अलग अलग स्लैब लगाए गए, 5%, 12%, 18 और 28। जीएसटी का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कई चीजें रेगुलराइज हुई। श्रीलंका की स्थिति को ध्यान में रखकर आज कुछ और सामानों पर टैक्स लगाया गया है, जिसके चलते विपक्ष दोबारा हो हल्ला कर रहा है, मगर असली बात आपको नहीं बता रहा। श्रीलंका में आज के समय काला बाजारियों ने लूट मचा रखी है, जिसके जो मन में आ रहा है वो उस कीमत का सामान बेच रहा है और सामने वाले की मजबूरी है कि उसी कीमत पर उसे खरीदे। भारत में यह काम व्यापारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीएसटी लगने के बाद हर आइटम की कीमत पैक करते समय ही फिक्स हो जाएगी, जिस पर सरकार नजर रख पाएगी। जरूरी चीजों पर काला बाजारियों का कब्जा ना हो जाए, क्योंकि उनको तो केवल प्राइस टैग हटाकर दूसरा लगाना था, इसीलिए बहुत थोड़ा सा टैक्स लगा दिया गया है कुछ आइटम पे। अब मान लीजिए आज भारत में कोई अफवाह उड़ती है, कोई 100 रुपए के पनीर को 300 रुपए का बेचने की कोशिश करता है, मगर जीएसटी के दायरे में आने की वजह से तुरंत पकड़ा जाएगा, सरकार उठाकर जेल में डाल देगी। केवल जीएसटी में आने की वजह से व्यापारी ने कितने में सामान खरीदा, कितने में बेचा, पूरा डेटा सरकार के पास रहेगा ताकि सरकार उस पर लगाम लगा पाए। आज के समय अगर 100 रुपए का आइटम है उस पर जीएसटी लगाकर 105 कर दिया जाता है तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि वो 200 रुपए के अंदर कभी भी कालाबाजारी नहीं बेच पाएंगे। अनाज के बड़े कट्टों पर जीएसटी नहीं लगाई गई है, जिससे ओवरऑल कीमत कम से कम बढ़े। केवल छोटे पैकेटों पर 5% जीएसटी लगाकर काला बाजारियों पर नकेल डाली गई है। काला बाजारी हमेशा किसान और ग्राहक के बीच वाली कड़ी में होती है, मगर किसान को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया और केवल 25 किलो से छोटे पैकेटों पर ही न्यूनतम जीएसटी लगाई गई है। जब भी काला बाजारी होती है इन्हीं छोटे छोटे पैकेटों में होती है, क्योंकि जब रेट हाई होते हैं तो ग्राहक कम खरीदता है और सोचता है जब रेट डाउन आ जाएंगे तब वो ढंग से खरीदेगा। ऐसे व्यापारी जो किसान से बाजार रेट पर सामान खरीद लेते हैं और ग्राहक को कई गुना मुनाफे के साथ बेचना चाहते हैं, वो इस नई व्यवस्था से नाराज हैं और सरकार के खिलाफ माहौल
बना रहे हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत के अंदर महंगाई पहले ही कम थी, अब ये और ज्यादा कम होने वाली है क्योंकि हम संभल चुके हैं। इसीलिए ये बिल्कुल सही समय है कि जरूरी चीजों के ऊपर टैक्स लगाकर जीएसटी के दायरे में लेकर आया जाए और आने वाले समय में महंगाई को ऊपर जाने से रोका जाए। हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं कि आपदा के समय में कीमतें बढ़ाकर बेचने वालों को रोका जा सकेगा और इसीलिए पब्लिक को यह बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप यानी कि वैश्विक महंगाई से निकलने वाला सबसे पहला देश भारत बन चुका है और इसीलिए भारत की तगड़ी मॉनेटरी पॉलिसीज की तारीफ हर कोई कर रहा है। भारत के अंदर लोकतंत्र है और कालाबाजारी कहते हैं कि हम भी लोकतंत्र का हिस्सा है, हम भी वोट देते हैं और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारा हक है। ये तो अब भी हो सकता है कि यही कालाबाजारी कुछ समय के लिए बाजार में किसी एक सामान की किल्लत कर दें, मगर यह बात बिल्कुल पक्की है कि अगर किल्लत होने के बाद में रेट बढ़े और सस्ती चीज को महंगे में बेचने की कोशिश की तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इनको रगड़ के रख देगी, जो कि आप और हम भी चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।